ये कहानी है पारसपुर गांव की। छोटा सा गांव, मिट्टी के कच्चे रास्ते और मिट्टी के ही बने हुए घर, और उन्हीं में एक था हरिहर का घर। हरिहर नाम छोटा लेकिन जिंदगी बहुत भारी। उसके पास 2 बीघा बंजर जमीन थी, एक टूटी हुई खाट, कुछ पुराने बर्तन और एक गधा। उस गधे का नाम था मोती। मोती सुबह सुबह हरिहर के साथ उठता, खेत में हल खींचता, लकड़ियां ढोता। गांव में ज्यादातर लोग उसका मजाक ही उड़ाते थे, क्योंकि हरिहर के पास मोती के अलावा और कोई नहीं था। लोग समझते थे कि हरिहर एक गधे को पालकर क्या ही कर लेगा। लो भाई, आ गए दोनों बाप बेटे। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो हरिहर, अपने बेटे को लेके? सैर करने गए थे क्या खेतों की? अरे क्यों इस गधे के चक्कर में खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो हरिहर? अरे दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है और तुम हो के इस गधे को ही बेटा बनाकर हर जगह चल पड़ते हो। ऊपर से तुम्हारी जमीन भी बंजर है, खुद तो भूखे मरोगे, इसको भी मारोगे। शंभू भैया, मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है। अब बस यही मेरा सहारा है। आप इसे ऐसा मत कहिए। मैं अपने इस जीवन से खुश हूं और मोती मेरे साथ है। मैं इसे कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। हम दोनों अपनी जमीन पर खूब मेहनत कर रहे हैं और एक दिन मैं उस जमीन को खेती के योग्य बना ही लूंगा। अरे प्यार में पागल तो बहुत देखे हैं भाई, पर एक गधे के पीछे पागल इंसान पहली बार देख रहा हूं मैं। ऐसा क्या खास है भाई इस गधे में जो तुम इससे इतना प्यार करते हो और इसके बारे में कुछ भी सुन नहीं सकते? हाँ, अरे तू भी चंदन क्यों बहस कर रहा है इसके साथ? ये खुद तो पागल है, उल्टा हमें भी पागल कर देगा। चल, हमें और भी बहुत काम है। गधे के साथ रह रहकर ये खुद ही गधा बन चुका है, तो इसे समझाने का क्या फायदा? ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हरिहर कुछ नहीं कहता और वो भी चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मोती, कोई कुछ भी बोले तो गुस्सा मत करना। तू मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। किसी के कहने पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस हमें मिलकर इस जमीन को खेती के योग्य बनाना है। चल, अब तू आराम कर। सुबह हमें जल्दी खेतों में जाकर काम करना है। अरे मैं समझ गया मोती, तुम्हें भूख लगी है ना, मुझे पता है। देख, तेरी घास वो सामने पड़ी है, जा खा ले जाकर। हे भगवान, अब बस बारिश हो जाए तो इस बरसों से सूखी जमीन को पानी मिल जाए। मैं अपनी पूरी ताकत से इस जमीन पर मेहनत कर रहा हूं, पर मिट्टी इतनी सख्त है कि अगर बारिश हो जाए तो इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी। हे प्रभु, अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। अरे हाँ मोती, मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। मुझे यह भी पता है कि तुम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हो। बस एक बार बारिश हो जाए, फिर हम इस मिट्टी पर जुताई का काम शुरू करेंगे। तभी गांव के कुछ लोग खेतों से आते वक्त हरिहर को मोती के साथ बातें करते देख हंसने लगते हैं। वो देख हरिया, एक गधा दूसरे गधे से बातें कर रहा है। अरे हरिहर, जरा हमें भी तो बता, क्या कह रहा है ये तेरा मोती तुझसे? ये तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली चंपक। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही भाई। अरे तुम्हें तो सर्कस में होना चाहिए था हरिहर, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? अरे भाई, ऐसे जानवरों से बातें करोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे? अरे हरिहर, बताओ ना भाई, हमें भी ये गधा सच में बातें करता है जो तुम हर वक्त इसके साथ बातें करते रहते हो? अरे चंपक, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई गधा है भाई, जो सिर्फ इससे ही बातें करता है। हाँ हरिया भैया, ये बोलता है, बिल्कुल बोलता है। बस इसको समझने वाला इंसान चाहिए। इसीलिए मैं इसकी हर बात समझ सकता हूं और ये मुझे समझता है। अगर जानवर को आप एक जानवर ही समझेंगे तो आप जानवर को कभी नहीं समझ पाएंगे।
ये तो सच में पागल हो गया लगता है। चल चंपक, अगर और इसकी बातें सुनूंगा तो कहीं मैं ना पागल हो जाऊं। अरे मोती, तू निराश मत हो। तू इनकी बातों का बुरा मत मानना। सही समय आने पर ये सब लोग अपने आप समझ जाएंगे। चल उठ, घर चलते हैं। बाकी का काम कल सुबह करेंगे। उस रात जब हरिहर सो रहा था, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें मोती सच में उसके साथ बातें कर रहा था। हरिहर, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वहीं कल को तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? क्या मोती सच में बोल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जानवर भला कैसे बोल सकता है? ये सिर्फ एक सपना ही था। हाँ, मोती, लगता है आज बारिश होने वाली है। लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। तभी धीरे धीरे मौसम दोबारा साफ होने लगता है और सारे बादल हवा उड़ा कर ले जाती है। अरे ये मौसम तो साफ हो रहा है। अभी तो बादल छाए हुए थे। लगता है बारिश अभी भी नहीं होगी। अभी इतनी जल्दी हमें सब कुछ नहीं मिलने वाला। जा मोती, तू आराम कर जाके। खेत में जाकर भी क्या करेंगे? मायूस होकर हरिहर अपने कमरे में वापस आकर बैठ जाता है। हे प्रभु, कब बदलेगी मेरी हालत? और कितनी परीक्षा बाकी है मेरी? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। हरिहर, कौन कौन है? किसने मेरा नाम पुकारा? नहीं नहीं, लगता है ये मेरे मन का वहम है। हरिहर, डर मत हरिहर, मैं हूं मोती। ये तुम बोल रहे हो क्या मोती? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ हरिहर, मैं बोल सकता हूं। तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये सच में हकीकत है। मतलब ऐसा तो मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना है कि कोई जानवर इंसानों की तरह बोल रहा है। इसीलिए मुझे अभी भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। पर तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, फिर आज तक बोले क्यों नहीं? और इसका मतलब जो मैं आज तक तुमसे बातें करता था वो तुम सब समझते थे पर बोलते नहीं थे। ऐसा क्यों? हरिहर, मैं कोई जानवर नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूं। जो मैंने किया उसका पश्चाताप मैं अभी तक कर रहा हूं। मैं राजा विक्रम सेन का पुत्र राजकुमार वीर सेन हूं। मेरा ये ऐसा रूप एक साधु बाबा के श्राप की वजह से हुआ है। क्या सच में? राजा विक्रम सेन के पुत्र वीर सेन? नहीं नहीं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? पर वो तो कई साल पहले ही जंगल में खो गए थे और आज तक उनका कोई पता ही नहीं चला। अगर तुम सच में राजकुमार वीर सेन हो तो बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी वीरसेन हरिहर को सारी कहानी बताता है कि किस तरह उसने उस साधु का अपमान किया और उस साधु ने उसे श्राप देकर एक गधे के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इस तरह मैं कई सालों से ही इस रूप में अपना जीवन जी रहा हूं। पर मैं हर समय ऐसे बोल नहीं सकता। मेरे बोलने का समय भी उस साधु बाबा का श्राप ही तय करता है। इसीलिए मैं इतने समय से बोल नहीं सका। पर हरिहर, अब मुझे लगता है कि मैं इस श्राप से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि उस साधु बाबा ने कहा था कि जो कोई नेक इंसान तुम्हें अपनाएगा उसी की ही वजह से ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी।
तो आप सच में राजा विक्रमसेन के पुत्र राजकुमार वीरसेन हैं। पर राजकुमार, भला मैं ही क्यों? मैं गरीब आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूं। नहीं हरिहर, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, पर तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे तुमने जानवर ना समझकर बल्कि एक इंसान समझकर मुझसे इतना प्यार किया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह ऐसा होता तो आज ऐसा जीवन नहीं जी रहा होता। तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है और तुम्हारा यही गुण मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा। तभी अगली सुबह महाराज विक्रमसेन के सैनिक गांव में आते हैं। सभी गांव वाले ध्यान से सुनिए। हर साल की तरह इस साल भी महाराज के दरबार में सब गांव वालों को न्योता दिया जाता है। महाराज के सामने अपने अपने कर्तव्य दिखाएं और जो भी महाराज को खुश करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी गांव वालों में इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि आखिर इस बार ऐसा क्या किया जाए कि वो महाराज को प्रसन्न कर सके और इनाम पा सके। अगली सुबह सभी गांव वाले राजा विक्रमसेन के दरबार में अपना अपना हुनर दिखाने पहुंच जाते हैं और सभी देखने वालों की भी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपना अपना कर्तव्य दिखाकर महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। जब सब लोग वहां पर अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, तभी वहां पर हरिहर भी मोती के साथ ये सब देखने के लिए पहुंच जाता है। लो भाई, ये भी आ गया। हरिहर, क्या तुम भी कोई कर्तव्य दिखाने आए हो क्या? आओ भाई आओ, अपने इस मोती से कहो कि कोई कर्तव्य दिखाए महाराज को। वैसे भी ये तुम्हारी सारी बातें सुनता है और ये तुमसे बातें भी करता है। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ भाई हरिहर, सच में तुम्हारा मोती तो बोलता भी है। कर्तव्य दिखाओ और महाराज से इनाम ले जाओ। मुझे लगता है इस बार ये इनाम तुम्हें ही मिलेगा। ये शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात है? वहाँ सब लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्षमा करें महाराज, ये हरिहर है, हमारे गांव का रहना वाला है। ये कहता है कि इसका गधा बोलता है। ये हर समय इसके साथ बातें भी करता है महाराज। कौन है ये? इसे हमारे सामने पेश करो, अभी लेकर आओ इसे यहाँ। अगर तुम्हारा गधा सच में बातें करता है तो इसे बुलाकर दिखाओ हमारे सामने अभी। ये हमारा हुक्म है। महाराज, ये सच में बोलता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पर ये कोई जानवर नहीं है, ये एक इंसान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आपका ही पुत्र राजकुमार वीरसेन है, जो एक साधु बाबा के श्राप की वजह से इस गधे के रूप में आपके सामने खड़ा है। अरे हरिहर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है क्या? ये महाराज के सामने क्या बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस गधे को हमारा पुत्र बता रहे हो? सैनिकों, पकड़ लो इसको और इसका और इसके गधे का सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही सैनिक हरिहर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तभी अचानक एक चमत्कारी रोशनी प्रकट होती है और वो गधा वीरसेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सब देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राजकुमार वीरसेन, आप सच में ठीक हो गए। आप श्राप से मुक्त हो गए राजकुमार। देखिए महाराज, देखिए आपके पुत्र वीरसेन। पुत्र वीरसेन, मेरे पुत्र वीरसेन, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के पुत्र? और ये तुम्हें क्या हुआ था? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। हमें तो लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है, पर आज भगवान की कृपा से तुम्हें दोबारा पाकर हम बहुत खुश हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें हमारा पुत्र वापस मिल गया। पिताजी, अगर मैं सही सलामत आपके सामने हूँ तो वो सिर्फ हरिहर की वजह से ही हूँ। आज मैं इस नेक इंसान की वजह से ही इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। हरिहर जो भी आपको कह रहा था वो एकदम सच था, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। हरिहर, आज तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से इंसान बन पाया। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? नहीं राजकुमार, आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अगर इस नेक काम के लिए मुझे चुना है तो मेरे लिए इससे बढ़कर भला और क्या हो सकता है। हरिहर, तुमने मेरे पुत्र को मुझे दोबारा मिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सच में तुम्हारी नेकी का कोई मोल नहीं है, पर फिर भी आज मैं ऐलान करता हूँ कि आज से हरिहर हमारे शाही खजाने का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
सारे गांव वाले जो कल तक हरिहर का मजाक उड़ाया करते थे, आज उसकी नेकी और सच्चाई की वजह से उन सब की आंखें खुल चुकी थी।